अनुराधा, अरे ओ अनुराधा, कहाँ रह गई? जल्दी से मेरी पूजा की थाली ला, मुझे मंदिर जाने में देर हो रही है। जी माँ जी, ये दीजिए आपकी पूजा की थाली। ला दे। अच्छा सुन, मेरे वापस आने तक मेरा नाश्ता तैयार रखना और ढीलों की तरह काम मत करना, फुर्ती से जल्दी काम करना। मेरे आने तक सारा काम निपटा लेना। आज दिन में पंडित जी ने भी आना है तो उनके भोजन का भी प्रबंध करना है। आप बेफिक्र रहिए माँ जी, सब काम हो जाएगा। ये है सुलोचना देवी, जो कि वर्मा परिवार की मुखिया है। सुलोचना अपने दो बेटों आकाश और गगन के साथ नागपुर में रहती थी। अनुराधा आकाश की पत्नी थी और छोटे बेटे गगन की शादी की बात करने के लिए ही आज पंडित जी उनके घर आने वाले थे। सुलोचना देवी मंदिर चली जाती है और अनुराधा घर का सारा काम निपटाकर फिर पंडित जी का भोजन तैयार करने में जुट जाती है। दिन के समय पंडित उनके घर आता है। पंडित जी, मेरे छोटे बेटे के लिए कोई गोरी सुंदर अमीर लड़की का रिश्ता बताइए। आपकी बड़ी बहू अनुराधा का रिश्ता भी मैंने ही करवाया है। क्या आपको उसमें कोई कमी नजर आई? अब आपसे क्या ही छुपाना पंडित जी, आप तो जानते ही हैं वो गरीब घर से है तो उसकी शादी में हम अपने ज्यादा शौक पूरे नहीं कर पाए थे। ऊपर से कामकाज में भी उसका हाथ जरा ढीला है, इसलिए अब मेरा सपना है कि मैं एक अमीर घर की लड़की लेकर आऊं। ठीक है सुलोचना जी, मैं आपकी कही हुई बातों का ध्यान रखूंगा। भोजन करके पंडित जी वहां से चले गए। सुलोचना देवी का स्वभाव बहुत ही लालची किस्म का था। उसके पति का कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार था, जिसे अब उसका बड़ा बेटा संभालता था। वहीं छोटा बेटा गगन एक बैंक में मैनेजर था। संपन्न परिवार होने के बावजूद भी सुलोचना का स्वभाव लोभी था और इसलिए वो अपनी बड़ी बहू के साथ भी बुरा बर्ताव करती थी। अनुराधा भले ही गरीब परिवार से थी, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा था। सुलोचना उसे कितना भी भला बुरा कहती, लेकिन वो कभी उसकी बातों का पलट कर जवाब नहीं देती थी। एक रोज, भाभी अगर नाश्ता रेडी हो गया तो जल्दी से दे दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बस 5 मिनट गगन। ओफो भाभी, पता है मुझे रोज ऑफिस के लिए लेट हो जाता है, सिर्फ आपकी वजह से। तो मैं भी क्या करूं गगन, घर के बहुत सारे काम होते हैं, अकेले सारे काम निपटाने में देर तो हो ही जाएगी। तो आप भैया से कहकर एक नौकर क्यों नहीं रख लेती? अगर अपनी भाभी की इतनी चिंता है तो मेरे लिए एक देवरानी ले आइए। 2 बहुएं होंगी तो काम भी आधा हो जाएगा। बात तो सही कह रही हो आप, कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो जल्द ही आपकी ये मुराद भी पूरी हो जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज दरवाजे की घंटी बजती है। सुलोचना दरवाजा खोलती है तो सामने गगन काले रंग की लड़की के साथ वरमाला डाले खड़ा होता है। ये देख सुलोचना गुस्से से लाल पीली हो जाती है। ये सब क्या है गगन? माँ, ये सलोनी है, मेरे ऑफिस में काम करती है और हम दोनों ने शादी कर ली है। ये क्या बकवास कर रहा है? ऐसी काली लड़की मेरी बहू नहीं हो सकती। मैं इस कल्लो को कभी नहीं अपना सकती। माँ तमीज से बात कीजिए, इसका नाम सलोनी है और ये अब आपके बेटे की पत्नी है। और आपको इससे अगर इतनी दिक्कत है माँ, तो फिर हम इस घर से जा रहे हैं। अब मैं वहीं रहूंगा जहाँ मेरी सलोनी रहेगी। फिर क्या था, माँ अपने बेटे को यूं अपने से दूर जाते नहीं देख सकती थी, इसलिए एक माँ को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। लेकिन वो इन सब से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और अब उसने अपनी बड़ी बहू के साथ साथ छोटी बहू सलोनी को भी परेशान करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक रोज जब शादी के हफ्ते भर बाद सलोनी अपने ऑफिस जा रही होती है। अरे ओ कल्लो, कहाँ जा रही हो? आज तेरी देखी वाली बुआ सास और उनके परिवार के लोग आ रहे हैं, तो तुझे जल्दी से सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना है। लेकिन माँ जी, आज तो मेरी ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे अभी ऑफिस जाना है। बुआ और उनके परिवार से मैं शाम को मिल लूंगी और रही खाने की बात तो मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर दूंगी। कोई जरूरत नहीं है ऑफिस जाने की, मेरे दोनों बेटे अच्छा कमा लेते हैं। अब जो कहा है वो कर। हम सबको मिलाकर पूरे 10-10 लोगों के लिए खाना बनाकर तैयार कर ले। और हाँ, खाने में 3 तरह की सब्जी, रायता, 2 तरह का मीठा, रोटी पूड़ी बना लेना और हाँ, सलाद भी काट लेना। 10 लोगों के लिए खाना तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं किसी होटल की शेफ हूँ। बहू ये भी बना ले, वो भी बना ले। कोई बात नहीं माँ जी, हम दोनों मिलकर बना लेंगे। तुझे बोला क्या मैंने बनाने को? आज तू रसोई का कोई काम नहीं करेगी। आज तू साफ सफाई का ही काम करेगी और रसोई छोटी बहू अकेले ही संभालेगी। ये कहकर सुलोचना वहां से चली जाती है। सलोनी कपड़े बदल कर रसोई में चली जाती है, लेकिन अभी अनुराधा की साफ सफाई का काम पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था कि सलोनी रसोई से बाहर आ जाती है। क्या हुआ सलोनी, कुछ मदद चाहिए क्या? मदद? अरे नहीं भाभी, मैं तो आपकी मदद के लिए आई थी। अरे तू ये सब छोड़, मैं कर लूंगी, तू जाकर खाना बना ले। वैसे भी जितनी डिशेस माँ जी ने बताई है उन्हें बनाते बनाते तुझे 3-4 घंटे आराम से लगेंगे। लेकिन जेठानी जी, खाना तो मैंने कब का बना लिया है। बना लिया इतनी जल्दी? अनुराधा रसोई में जाकर देखती है तो वो हैरान रह जाती है। भला कोई इतनी जल्दी अकेले ये सब कैसे कर सकता है। कुछ देर बाद जब सब मेहमान आते हैं तो सलोनी सबको खाना परोसती है।
उस खाने को खाकर सब सलोनी की खूब तारीफ करते हैं। ये देख सुलोचना की छाती पर तो जैसे सांप लौटने लगता है। फिर 2 दिन बाद, सलोनी बहू, अरे ओ सलोनी बहू। क्या हुआ माँ जी? अरे देख तो वो ये पर्दे और चादरें कितनी गंदी हो रही हैं। चल इन्हें जल्दी से धो दे। और हाँ, वॉशिंग मशीन से मत धोना, उससे कुछ खास साफ नहीं हो पाते। इन्हें अपने काले हाथों से रगड़ कर धोना। ये कहकर सुलोचना नहाने के लिए चली गई, लेकिन जब वो वापस लौटी तो उसने देखा कि सलोनी आराम से बैठकर टीवी देख रही है। अरे ओ महारानी, तू यहाँ मजे से बैठकर टीवी देख रही है? मैंने तुझे किस काम के लिए बोला था? माँ जी, सारे कपड़े धुल चुके हैं। यकीन नहीं आता तो आप छत पर जाकर देख लो। सुलोचना छत पर जाती है तो हैरान रह जाती है। हैं? इस कल्लो के पास क्या कोई जादुई की छड़ी है जिसे घुमाते ही ये झट से सारा काम कर लेती है? ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज अनुराधा जब रसोई में काम कर रही थी तो उसके हाथों से एक महंगा क्रॉकरी सेट टूट जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब माँ जी मुझे बहुत डांटेंगी। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। हे राम, माँ जी आ गई। अनुराधा को घबराता देख सलोनी को कुछ समझ नहीं आता और वो जल्दी से अपना हाथ घुमाती है, जिससे वो क्रॉकरी सेट फिर से जुड़ जाता है। ये देख अनुराधा घबरा जाती है। सलोनी, ये सब? दीदी प्लीज आप ये बात किसी को बताना नहीं। दरअसल बचपन से ही मुझे ये जादुई शक्तियां मिली हुई हैं। हमारे दादा एक जादूगर थे जिन्होंने मरने से पहले अपनी सारी जादुई शक्तियां मेरे पापा को दे दी और उनके मरने के बाद वो मुझ में आ गई। बट आप प्लीज ये बात किसी को मत बताना। ठीक है, लेकिन आज से मैं तुम्हें जादुई बहू कहूंगी। ऐसे ही अब वो दोनों झट से जादू से सारा काम खत्म कर देती। एक रोज सुलोचना की तबीयत बहुत खराब हो गई। उस वक्त ना ही घर में कोई गाड़ी थी और ना ही ड्राइवर। दोनों बेटे बाहर थे, साथ ही पूरे शहर की टैक्सी और ऑटो वाले भी हड़ताल पर थे। सुलोचना की तबीयत बिगड़ने लगी। सलोनी जल्दी से अपने जादू से एक ड्राइवर और गाड़ी प्रकट करती है। ये देख सुलोचना हैरान रह जाती है, लेकिन वो उस वक्त उससे कुछ पूछ नहीं पाती। सलोनी और अनुराधा अपनी सास को अस्पताल ले जाती हैं, जहां समय पर इलाज मिलने के कारण वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। फिर घर आकर अनुराधा सबको सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। इसका मतलब मेरी छोटी बहू सिर्फ काली नहीं बल्कि काली जादुई बहू है। सुलोचना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी दोनों बहुओं से माफी मांगती है। अब काली बहू इसी तरह अपने जादू से कुछ न कुछ करती रहती, जिससे घर में सब बहुत खुश रहते। रजनी घर की बड़ी बहू थी, पर बड़ी बहू वाला सम्मान उसे आज भी कोई नहीं दे रहा था, जबकि आज उसके परिवार में इतना बड़ा खुशी का माहौल था। फिर भी रजनी को सबसे पीछे रखा गया था। अरे दीपक, ज्योति आगे आओ। कहाँ फोटो में पीछे खड़े हो? रजनी तू पीछे खड़ी हो, ज्योति तेरे आगे खड़ी होगी। माँ जी, वो रजनी भाभी खड़ी थी इसलिए मैं पीछे ही खड़ी हो गई। अरे वो क्या करेगी फोटो में आकर? उसकी कोई शक्ल है फोटो खिंचवाने वाली? ऐसी काली भद्दी से तो दिखाई देती है। ज्यादा आगे खड़ी होने के लिए कहा करे तो उसको पीछे कर दिया कर, समझी? ठीक है माँ जी। माँ, ज्योति बातें खत्म हो जाएं तो फोटो खिंचवा लेना। अरे रुको रुको, आओ माँ जी। रजनी काले रंग की थी, इसी कारण जब वो सरला के घर में बहू बनकर आई तो वो भी उससे नफरत करने लगी। रजनी स्वभाव की बहुत अच्छी थी, इसी कारण मनोज ने उससे शादी की थी। मनोज और रजनी दोनों ही बहुत सीधे साधे थे, जबकि दीपक और ज्योति दोनों चालाक थे। पर रजनी की सास को अपनी छोटी बहू ज्योति और बेटे दीपक से ज्यादा लगाव था, इसीलिए वो हर समय रजनी को उसके काले रंग के लिए ताने देती रहती थी। माँ जी, ये देखो मैंने सारी फोटोज सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी है। उस रजनी की तो एक भी नहीं की ना? नहीं नहीं माँ जी, मैंने उन्हें हर फोटोज में से क्रॉप कर दिया है, यानी काट दिया है। सास और ज्योति दोनों हंसने लगती हैं। रजनी रोती हुई कमरे में चली जाती है। तभी उसे बाहर से अपने ससुर और पति की आवाज आती है। दीपक, ओ दीपक। पिताजी, ये तो बैडमिंटन खेलने क्लब गए हैं। इस लड़के ने सब बर्बाद कर दिया। एक बात बताओ बहू, ये परसों निखिल की शादी के लिए तुमने और दीपक ने कितने की शॉपिंग की थी? जब अपनी दुकान में बढ़िया कपड़े हैं तो बाहर से इतने महंगे क्यों खरीदे? अरे क्या बच्चों से सवाल कर रहे हो? बच्चों सी हरकत तो तुम्हारे लाडले बेटे ने की है। पूरे 8 लाख रुपए के कपड़े खरीदे हैं। ऐसा कौन करता है भला? है अपने घर की शादी में भी कोई इतने महंगे कपड़े नहीं लेता। फिर ये तो दूर के रिश्ते में शादी थी, और जब अपनी दुकान पर कपड़े थे, बढ़िया कलेक्शन था, फिर भी बाहर से खरीदे। क्या हो गया पापा जी, अगर हम दोनों ने महंगे कपड़े बाहर की दुकान से खरीद भी लिए, हमारी अपनी दुकान पर हमें कुछ पसंद नहीं आया, कोई बढ़िया माल था ही नहीं। और हाँ, चिंता मत कीजिए, मैं अपने पापा को बोलकर आपके अकाउंट में डलवा दूंगी। मेरे से जुबान लड़ाती हो बहू, हैं?
तुम्हें आए 1 साल भी नहीं हुआ और मेरे आगे इतना बोल गई। रजनी बहू को 3 साल हो गए, आज तक मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं की। वो इसलिए क्योंकि रजनी भाभी के मायके वाले मेरे मायके वालों जितनी बराबरी नहीं रखते, समझे? बहुत बोलिए आप। ज्योति, तुम पापा से बहुत जबान लड़ा रही हो। जेठ जी, मेरे से फालतू बोलने की तो जरूरत है नहीं। जाकर अपनी काली बीवी के आगे बोलो, वही इस घर में भीगी बिल्ली बनी घूमती है। ज्योति, तुम अपने ससुर और जेठ से किस तरह बात कर रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं ऐसे ही बात करूंगी, समझिए आप। पापा, ये हिसाब की किताबों में कुछ नहीं लिखा। दीपक ने अपने लिए एक फ्लैट और गाड़ी खरीदने में इस साल की कमाई के दुकान के सारे पैसे लगा दिए। अब कपड़ा कहाँ से आएगा? कर्जदार सिर में घूमेंगे। क्या हो रहा है ये सब? दीपक, तूने बिना पूछे फ्लैट और गाड़ी कैसे खरीद ली? तुझे पता है दुकान के वो रुपए माल के लिए रखे थे। मन तो कर रहा है जोरदार थप्पड़ लगाऊं तुझे। पापा, ये मत भूलो, हाथ उठाना मुझे भी आता है। क्या तू मुझ पर, मेरा अपना खून, अपना बेटा मुझ पर हाथ उठाएगा? ओह हे ईश्वर! क्या हुआ आपको? मनोज, दीपक, हे भगवान! रजनी, डॉक्टर को फोन करो। जी जी। बहुत देर हो गई। रजनी के ससुर नहीं बच पाए, उनका देहांत हो गया। दीपक और ज्योति ने तो चालाकी से पहले ही सब कुछ हथिया लिया और अपने नए फ्लैट में रहने चले गए। मनोज ने दुकान बेचकर कर्ज चुका दिया, पर अब वो बहुत गरीबी की हालत में आ चुका था। माँ जी, ये कुछ खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है बहू, मेरा अपना बेटा ही नालायक निकलेगा, ये मैंने कभी। चुप हो जाइए माँ जी, हम हैं ना आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। पर ठीक कुछ भी नहीं हो रहा था। मनोज के पास अब इतने पैसे भी नहीं थे कि वो घर में खाने के लिए सब्जी दालें भी खरीद सके। माँ जी को दवाई देनी है, घर में न दाल है न कोई सब्जी, क्या बनाऊं? एक बार ज्योति के घर जाकर देखूं क्या? रजनी घर में बिना बताए ज्योति और दीपक के फ्लैट पर जाती है। रजनी भाभी, हमने कोई खैरात बांटने के लिए धर्मशाला नहीं खोल रखी है जो मुंह उठाकर यहाँ चली आई, निकलिए यहाँ से। ज्योति रजनी की कोई मदद नहीं करती। वो रोती हुई घर की तरफ जा रही थी, पर उसके हाथ खाली थे। वो सड़क के किनारे बढ़ने एक पेड़ के नीचे बैठ गई और खूब रोने लगी। हे भगवान, अब मैं घर कैसे जाऊं? मनोज भी काम की तलाश में गए हुए हैं, पता नहीं कब तक लौटेंगे। माँ जी घर में भूखी हैं, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। ज्योति रो रही थी कि तभी उसकी आवाज सुनकर वहां एक देवी प्रकट होती है। तुम क्यों रो रही हो पुत्री? आप कौन है? मैं वृक्ष देवी हूँ, मुझसे अपना दुख कहो। क्या दुख है तुम्हें बेटी? रजनी वृक्ष देवी को अपना सारा दुख बताती है। रजनी, जो व्यक्ति अपने दुख भूलकर दूसरों के दुख के बारे में चिंता करता है, वह सच में महान है। और तुम अपनी सास और अपने परिवार के लिए अपने से ज्यादा सोच रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। वो देखो, जमीन पर गिरते हुए तुम्हारे दुख के आंसू जादुई हो गए। ये आंसू सोने के सिक्कों में बदल गए। रजनी देखती है, उसके आंसू सचमुच सोने के सिक्कों में बदल रहे थे। अब ये सोने के सिक्के तुम्हारे हैं, उनकी सहायता से अपने दुखों को दूर करो। हमेशा खुश रहना बेटी। इतना कहकर वृक्ष देवी वहां से गायब हो गई। रजनी सोने के सिक्के उठा लेती है और घर आकर अपनी सास और मनोज को सारी बात बताती है। रजनी बहू, मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारे काले रंग के लिए हमेशा तुम्हें लज्जित किया, पर आज दुख में तुमने ही इस घर को बचाया है। मुझे माफ कर दो बहू, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। माँ जी, मैंने आपकी किसी बात का कभी बुरा नहीं माना। अब हम खुशियों का मिलकर स्वागत करेंगे। हम फिर से कपड़े की नई दुकान खोलेंगे और बाबूजी के आशीर्वाद से हमारा काम फिर से ठीक हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो रजनी, बाबूजी बहुत दुखी मन से इस दुनिया से गए थे। हम उन्हीं के नाम पर अपनी दुकान खोलेंगे। जीते रहो मेरे बच्चों। मनोज और रजनी दोनों मिलकर उन सिक्कों को बेच देते हैं और उन पैसों से वो कपड़े का नया शोरूम खोलते हैं। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और रजनी के परिवार में खुशियां फिर से लौट आती हैं। आज भी दीपक और ज्योति जब कभी अपने माँ और भाई भाभी से मिलते हैं तो उनसे नजरें नहीं